महागठबंधन के जो विधायक हैं जी महाराष्ट्र में भी और हरियाणा में भी जी है ना, मोटा मोटी हमको लगता है कि 125-26 के आसपास में उनका आंकड़ा होगा जी। और सारे लोग मिलके एक साथ इस्तीफा देने की तैयारी कर रहे हैं। लोकसभा में अगर उनको 5,85,331 वोट आ रहा है तो विधानसभा में उनको 6,12,062 वोट आ रहा है। एक ही पोलिंग बूथ है, दो मशीन, एक ही आदमी, दो मशीन जी, एक ही व्यक्ति जाता है वोट देने के लिए। कहना है कि बड़े स्टेट जो हैं वहाँ बीजेपी कब्जा जमा लेती है और छोटे स्टेट को छोड़ देती है, ये कहने के लिए कि भाई ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट, मैं आपका आदर्श। महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे का इंतजार सभी को था और जब महाराष्ट्र चुनाव का नतीजा आया तो सभी अविश्वसनीय रिजल्ट था और सभी को शौक लगा कि ये क्या हो गया। बीजेपी यहां अभी तक के इतिहास में सबसे ज्यादा सीटें लेकर आई है, लेकिन बात होने लगी है खेला होने का कि कुछ तो खेला हुआ है और संदेह की स्थिति बन रही है कि इतनी अच्छी और इतनी ज्यादा सीटें बीजेपी को कैसी आ गई, क्या कुछ बात है, अंदर की बात है। इसे जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ ज्ञानेश्वर गौतम सर। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। धन्यवाद आदर्श। सर, महाराष्ट्र के चुनाव के नतीजे के आने के बाद संदेह सबके मन में उभरने लगे हैं, क्या कुछ है खेल और क्या कुछ खेला हुआ है। देखिए आदर्श, आज एक बहुत चौंकाने वाली बात सामने आई है जी कि महाराष्ट्र के रिजल्ट के बाद महागठबंधन के जो विधायक हैं जी महाराष्ट्र में भी और हरियाणा में भी जी है ना, मोटा मोटी हमको लगता है कि 125-26 के आसपास में उनका आंकड़ा होगा जी। और सारे लोग मिलके एक साथ इस्तीफा देने की तैयारी कर रहे हैं। मैंने आप ये समझ लीजिए कि लोकतंत्र के लिए अगर ये काम हो जाता है, ये सूचना बहुत क्षण के आ रही है, हालांकि बहुत ऑथेंटिक सूत्रों से इन्फॉर्मेशन आ रहा है, और अगर इस तरह की स्थिति पैदा हो गई तो मुझे लगता है कि देश में एक क्योस की स्थिति पैदा हो जाएगी, देश में एक गृह युद्ध की स्थिति पैदा हो जाएगी। अब जैसे आपने कहा कि अभी महाराष्ट्र में खेल हुआ तो खेल पे दरअसल अभी तो सर्वे शुरू हुआ है जी जी। अभी सर्वे स्टार्ट हुआ है। जैसे आपको बताएं कि एक सीट नांदेड़ सीट पे वहाँ के जो सांसद थे 2024 में, जो कांग्रेस के सांसद वहाँ थे, उनका नाम था बलवंत राव चौहान जी। तो अगस्त महीने में बलवंत राव चौहान जी की मृत्यु हो गई और बलवंत राव चौहान जी की मृत्यु होने के बाद वहाँ भी बाई इलेक्शन अभी हुआ और बाई इलेक्शन में वहाँ से बीजेपी के उम्मीदवार को जीता दिया गया। मतलब काउंटिंग हुई तो बीजेपी के उम्मीदवार को जीत घोषित कर दी गई, लेकिन उसके बाद फिर हंगामा प्रारंभ हुआ है ना, इसलिए कि कांग्रेस प्रत्याशी ये मानने को तैयार नहीं थे किसी भी स्थिति में कि हम चुनाव हारे हैं, है ना जी। जब आप सारे विधानसभा के आंकड़ों पे ध्यान देंगे तो आपको निश्चित तौर पे ये महसूस होगा कि कहीं ना कहीं कुछ न कुछ गड़बड़ है जी। क्या गड़बड़ है, कैसे गड़बड़ है, किस तरीके से गड़बड़ है, भाई इसके बारे में हम नहीं जानते। हम ईवीएम पे कोई प्रश्न नहीं उठा सकते क्योंकि कोई ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन उसके बारे में हमारे पास नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खेल हुआ। जैसे आपको बता दें कि पिछले दिनों हंगामा इस बात को लेकर भी हुआ कि साहब बैटरी, ईवीएम की जो बैटरी थी वो बैटरी पूरे दिन चुनाव होने के बाद भी 99% चार्ज दिखी जी। तो भाई पूरे दिन चुनाव होने के बाद बैटरी 99% चार्ज कैसे रह सकती है, प्रश्न पैदा करता है ना। अब समझिए ये कि जब दोबारा फिर से रिकाउंटिंग हुई तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे रविंद्र बंसल राव जो कि बलवंत राव चौहान के पुत्र थे, और एक बात तो तय है कि अभी 2024 में अगर बलवंत राव चौहान वहां जीते तो सिंपैथी का वोट उनके पुत्र को मिलता हुआ दिखता है। और यही ट्रेंड हम लोगों ने 25-30 चुनाव जैसे जो हम देख रहे हैं वो यही ट्रेंड हम लोगों को देखने को मिला है कि अगर घर में कोई डेथ हो गया तो वैसी स्थिति में आप ये देखिए। इसका एक और रिजल्ट मैं आपको बताता हूं कि जब राहुल गांधी की मृत्यु हुई, राजीव गांधी की जब मृत्यु हुई तो राजीव गांधी की मृत्यु के बाद कांग्रेस 480 जी, अभी तक सबसे बेस्ट, अभी तक का सर्वश्रेष्ठ जी, ठीक है। वो क्या था, वो एक सिंपैथी वोट था, है ना। तो सिंपैथी वोट मिलता है और वैसी स्थिति में एक बार उसको हरा देना, फिर दोबारा काउंटिंग होता, 1400-1450 वोट से उसका चुनाव जीत जाना, कहीं ना कहीं प्रश्न खड़ा करता है। दूसरा एक चीज़ आपको और बता दें, सारे विधानसभा के जो वोट्स हैं उन वोट्स को भी अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ खेल की गंध आपको आएगी। खेल की गंध कहाँ से आती है, जो डाटा हम लोगों के पास अवेलेबल हुआ है वो डाटा अवेलेबल हुआ कि लोकसभा में कांग्रेस को वोट आया 5,86,788 जी, ये कांग्रेस को वोट मिला लोकसभा में टोटल।
लेकिन जब विधानसभा के हिसाब से आप कैलकुलेट कीजिएगा तो कांग्रेस का वोट घट जाता है 4,27,465। ठीक है, 1-1.5 लाख का ये 1-1.5 लाख के करीब, 1.5 लाख के करीब वोट का मार्जिन हो जाता है। अब समझने की बात यह है कि वहां बहुलता किसकी है, तो बहुलता वहां ST जी दलित जाति के जो लोग हैं उनकी ज्यादा है। और दलित जाति के जो लोग हैं उनके बारे में ये माना जाता है कि वो उनके मन में कोई छल प्रपंच नहीं होता है, वो सीधे साधे जेंटिल होते हैं और कितना भी उनको सिखा पढ़ा आप दीजिएगा तो जाएगा, अगर उसको हाथ छाप को वोट देना है तो एक जगह अगर हाथ छाप को देगा तो दूसरी जगह भी हाथ छाप को ही वोट देगा, है ना। जी। और अगर डिफरेंस होगा भी तो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा, तो 5-7% का डिफरेंस होगा, 1.5 लाख वोटों का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो ये एक संदेह पैदा करता है। दूसरा एक और एग्जाम्पल आपको दें, भारतीय जनता पार्टी ये दावा करती है कि SC/ST वोट जो हमारा वोट है जी, है ना, बावजूद इसके अभी आप झारखंड के चुनाव को देख लीजिए तो 28 सीटों में से 27 सीट महागठबंधन के पास है। जी ठीक है, जबकि झारखंड से ही हमारी राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू। तो देखिए एक संदेह जो है, एक संदेह खड़ा होता है ना, एक संदेह खड़ा होता है कि आखिर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है इसको डिकोड करने की स्थिति में अभी हम लोग नहीं है, क्योंकि हमारा जो अपना सूत्र है वो सूत्र जानकारी हमारे पास है, इंफॉर्मेशन हमारे पास है, लेकिन उसको प्रूफ करने का कोई साधन मेरे पास नहीं है, इसलिए उसकी चर्चा करना बेमानी है। लेकिन कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ खेल आपको होता हुआ दिख रहा है, हमको भी दिख रहा है। सारे विधानसभा के हिसाब से आपने अगर वोट को कैलकुलेट किया तब ये समझिए इतना ज़्यादा वोट का डिफरेंस नहीं हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी का वोट बढ़ जा रहा है जब लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव जबकि लोकसभा में अगर उनको 5,85,331 वोट आ रहा है तो विधानसभा में उनको 6,12,062 वोट आ रहा है। एक ही पोलिंग बूथ है, 2 मशीन, एक ही आदमी, 2 मशीन जी, एक ही व्यक्ति जाता है वोट देने के लिए जी। ठीक है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दाल में काला दिखता है, या हो सकता है पूरी दाल ही काली हो जी, कुछ भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है ना। देखिए ऐसे भी तुलसीदास ने रामायण में लिखा कि समर्थ के नहीं दोष गुसाई। सामर्थ्यवान व्यक्ति जो है उसका दोष नहीं होता है, सत्ता भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है। हम ये नहीं कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा प्रशासनिक महकमे को मैनेज करके कुछ खेला किया गया हो, ये मैं डायरेक्ट चैलेंज नहीं करता हूँ, लेकिन कुछ हुआ है। लेकिन इस संदेह का जवाब इलेक्शन कमीशन को अवश्य देना चाहिए, क्योंकि मीडिया में किरकिरी प्रारंभ हो गई है। अब आप आइए उन स्थितियों पे कि यदि हरियाणा और महाराष्ट्र दोनों जगह के महागठबंधन के विधायकों ने अगर एक साथ इस्तीफा दे दिया तो ये देश के लिए काला दिन होगा। देश के लिए काला दिन तो होगा ही, देश के लिए एक बहुत बड़ी बहुत बुरी खबर होगी, पूरे तंत्र के लिए बहुत बड़ा सवाल उठ जाएगा, बहुत बड़ा सवाल होगा, बहुत बड़ा प्रश्न होगा। और आपको बता दें कि यदि ऐसी स्थिति हो जाती है, हालांकि मैनेज करने की तैयारी अभी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी भीतर में हो रहा है, लेकिन ये सुगबुगाहट प्रारंभ हो गई है कि अब है क्या कि भाई यदि सारे लोगों ने इस्तीफा दे दिया जी, तो भारत के लिए बहुत कठिन, खास करके इलेक्शन कमीशन के लिए बहुत कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। जी सर, हम नांदेड़ सीट की बात कर रहे हैं। वहाँ पे जब रिकाउंटिंग हुई तो 1400 प्लस वोट से कांग्रेस के उम्मीदवार को जिताई गई, लेकिन उन्हीं के अंदर 6 विधानसभा सीटें आती हैं। जहाँ नांदेड़ उत्तरी और नांदेड़ दक्षिणी की बात की जाए तो वहाँ पर भी जो बीजेपी के उम्मीदवार जीते हैं विधानसभा चुनाव में, वो भी 2 से 3 हज़ार के प्लस अंतर है। तो क्या वहाँ पर भी अगर रिकाउंटिंग कराया जाए तो ऐसा कुछ हो सकता है? देखिए, हर जगह तो रिकाउंटिंग कराना संभव नहीं है जी, प्रैक्टिकल बात है। और लेकिन नांदेड़ सीट में ऐसी हुई है, इसीलिए देखिए नांदेड़ सीट में हुआ होगा और हुआ और उसका रिजल्ट भी सामने आया हुआ और उसका रिजल्ट भी सामने आया। हालांकि आपको बता दें कि वो जीत का जो मार्जिन है, वो जीत का मार्जिन थोड़ा कम है, वो मार्जिन थोड़ा और फासला उसका बढ़ना चाहिए था। जिस तरीके से वोटिंग हुई नांदेड़ से, जो हम लोगों के रिपोर्टर है उन लोगों ने जो रिपोर्ट हमको दिया था, वहाँ कांग्रेस के हारने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। गढ़ रही है शुरू से अभी तक, गढ़ रही है, वो कांग्रेस का गढ़ रहा है। और बीच में तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने वो सीट हड़प लिया था, लेकिन फिर से एक बार कांग्रेस ने वहाँ अपना रिवाइवल किया, कांग्रेस फिर से वहाँ से जीतना शुरू की है। तो ये जो डाटा आया, देखिए क्या है ना कि हम तो संदेह की जो स्थिति है, उस संदेह की स्थिति में आपको हमने बताया कि संदेह खड़ा अवश्य होता है। अब आगे देखिए, इलेक्शन कमीशन को कंप्लेन हुआ है, क्या इलेक्शन कमीशन करती है। लेकिन
भारतीय जनता पार्टी की जो टीम है, एनडीए की जो टीम है, वो गदगद है और फाइनल पोस्ट की तरफ से हम लोग एनडीए टीम को बधाई देते हैं। अजीत पवार की बात हो रही है कि 2024 में लोकसभा चुनाव में उनका वोट परसेंटेज 3% था, लेकिन 3 महीने बाद जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो उनका वोट परसेंटेज डायरेक्ट 3 गुना बढ़ गया। नहीं, देखिए एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, अजीत पवार का वो अपना वोट नहीं है जी। अजीत पवार के साथ वो शिंदे का भी वोट है, अजीत पवार के साथ वो भाजपा का भी वोट है, या जितने भी गठबंधन के लोग हैं उनका वोट है। तो ये फ्लक्चुएशन थोड़ा बहुत जो है ये थोड़ा बहुत चलता है ना। फिर भी उसमें भी थोड़ा अप्रत्याशित जरूर दिखता है, तो संदेह तो पैदा होता ही है जी। अब अगर संदेह पैदा हो रहा है तो अब इसका जवाब कौन देगा? जवाब इसका इलेक्शन कमीशन को देना है, क्योंकि भारतीय लोकतंत्र में चुनाव के बाद अगर सबसे जिम्मेवार कोई संस्था होगी तो वो इलेक्शन कमीशन है। तो इलेक्शन कमीशन इसके ऊपर जवाब देगी। लोगों ने लिखा पढ़ी की है, हमारा काम है तथ्यों को लोगों के सामने परोसना, हम लोग तथ्यों को लोगों के सामने परोस रहे हैं। आगे आगे देखिए होता है क्या। एक सवाल और उठ रहा है कि दो जगह एक बार चुनाव हो रहे हैं, जैसे हरियाणा में और जम्मू कश्मीर में एक साथ, झारखंड और महाराष्ट्र में एक साथ, तो एक जगह बीजेपी इतनी भारी अंतर से जीतती है। कहना है कि बड़े स्टेट जो हैं जी, वहां बीजेपी कब्जा जमा लेती है और छोटे स्टेट को छोड़ देती है, ये कहने के लिए कि भाई ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है। हो सकता है, हम इससे इनकार नहीं कर सकते। ऐसे एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि झारखंड से जो हमारे रिपोर्टर्स ने हम लोगों को जवाब दिया, हमको जो सूचनाएं वहाँ से मिली, झारखंड में चुनाव हारने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण ये था कि हेमंत सोरेन के साथ जितनी ज्यादती ईडी के माध्यम से की गई और उनको जेल भेजा गया, और इस चीज़ को भुनाने में वो जनता के बीच कामयाब रहे, इस वजह से भी उनकी स्थिति मजबूत रही। वहाँ ऐसे खेला है तो खेला हो सकता है, संदेह तो हर जगह पैदा होता है। हालांकि एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि इसके पहले भी कई चरणों में ईवीएम की चेकिंग हो चुकी है और कहीं से भी ईवीएम में कोई गड़बड़ी की संभावना सामने नहीं आई है। एक संदेह ये जरूर पैदा करता है कि अगर बैटरी 99% चार्ज है तो दिन भर यूज होने के बाद किसी मशीन का बैटरी 99% चार्ज नहीं रह सकता है। ये एक संदेह की स्थिति पैदा होती है और इसके बारे में इलेक्शन कमीशन से प्रश्न अवश्य किया जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जैसे कि आप देख रहे थे कि महाराष्ट्र चुनाव में क्या हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ, कहना तो ये भी है, सवाल यह उठता है कि रीकाउंटिंग के बाद अगर पहले कांग्रेस जीतती है और फिर बीजेपी जीतती है और रीकाउंटिंग के बाद अगर कांग्रेस जीत जाती है तो सवाल तो उठता है। सवाल तो बहुत सारे उठ रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन इसका जवाब कब तक दे रहा है, कैसे दे रहा है और आगे कुछ होने वाला है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए फाइनल पोस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।